हेलो दोस्तों, तो कल हमने नेशनल पार्क पढ़ लिए थे, राजस्थान के तीनों नेशनल पार्क, और उसका कुछ बेसिक सा थ्योरी भी देख लिया था नेशनल पार्क क्या होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है। पहले तो इसको कहां पर मेंशन किया गया है। जैसे नेशनल पार्क जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था हमने एक एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वहां पे एक धारा पढ़ी थी हमने, धारा 35। तो ऐसे एक धारा है 18। तो जो वन्य जीव अभ्यारण्य की धारा 18 है वो कहती है कि आप वन्य जीव अभ्यारण्य डिक्लेयर कर सकते हो धारा 18 के अनुसार। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर कोई लोकेशन पर आपको कंजर्वेशन लाना है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 18 के तहत आप उसको क्या घोषित कर सकते हो, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर सकते हो। जैसे वहां पर पढ़ा था हमने IUCN की कैटेगरी 2 में आता है नेशनल पार्क। वैसे ये कौन सी कैटेगरी में आता है? IUCN की कैटेगरी 4th में आता है, कैटेगरी 4th में। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में आप क्या नहीं कर सकते, एक तो वन्य जीव, वन्य उपज संग्रहण ये नहीं कर सकते थे। दूसरा हमने पढ़ा था कि वहां पर शिकार पर प्रतिबंध था। ठीक है, ये कुछ देखे थे हमने नेशनल पार्क में। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है नेशनल पार्क से। नेशनल पार्क क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। इसमें क्या है, थोड़ा सिक्योरिटी का लेवल कम रहता है, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं चीजों को। जैसे कोई ट्राइबल वगैरह लोग हैं, वो वन पे डिपेंडेंट है, आप उसको अगर नेशनल पार्क घोषित कर देते हो तो वो बिल्कुल उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, हतोत्साहित हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य में उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। यानी कि आप यहाँ पर वन्य जीव, वन्य उपज का क्या कर सकते हो, संग्रहण कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में चारण भी कर सकते हो, लेकिन शिकार नहीं कर सकते। नेशनल पार्क में हमने देखा था कि वन्य उपज संग्रहण भी नहीं कर सकते थे। वन्य उपज संग्रहण से मतलब जैसे कि गोंद हो गया, शहद हो गया, लाख हो गया, ये जो ऐसी वस्तु है इनको बोलते हैं वन्य उपज संग्रहण। तो नेशनल पार्क में तो इन पर भी मनाही थी, लेकिन इस पर वन्य उपज का संग्रहण कर सकते हैं, और इसके अलावा सीमित मात्रा में चारण भी कर सकते हैं। ये हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इससे क्या पता लगता है कि जो नेशनल पार्क है वहां पर क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इससे कम है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इससे कम है। अगर आपने एक बार किसी को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया तो वहां पर आप वन्य उपज का संग्रहण भी नहीं कर सकते, चारण भी नहीं कर सकते, और शिकार तो कहीं पर भी नहीं कर सकते। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, उससे कम लेवल का प्रोटेक्शन है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नेशनल पार्क में तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल पार्क तो पहले ही ज्यादा सिक्योर है, तो आप उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, उसको सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहां ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, तो आप उसको फिर क्या कर देते हो, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हो। ठीक है। किसके अनुसार है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 18 के अनुसार, IUCN की कैटेगरी 4 में। अगर हम देखें कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है, कोई 4-5 अंतर देखते हैं। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की वो धारा 35 में, ये धारा 18 में। IUCN की वो कैटेगरी 2nd में और ये कैटेगरी 4th में। IUCN ने भी इसलिए रखा है इसको क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ी कम लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर क्या हो गया, तीसरा अंतर हो गया कि यहाँ पर सेंचुरी में तो क्या होता है, सीमित मात्रा में चारण और वन्य उपज का संग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में क्या होता है, मानवीय गतिविधियां पूर्णतः निषेध। ठीक है, 3 अंतर हो गए। चौथा अंतर, नेशनल पार्क में क्या होता है, जीव प्लस वनस्पति, यानी कि पर्टिकुलर कोई जीव और उसके पूरा हैबिटाट, उसके पूरे आवास पर फोकस किया जाता है, तो वहां पर कंप्लीट प्रोटेक्शन होता है। सेंचुरी में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी वन्य जीव पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे कि कोई शेर हो गया या कोई चिंकारा हो गया, घोड़ावण हो गया, इन पर पर्टिकुलर हमारा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा रहता है, उसके आवास पर हम इतना ध्यान नहीं देते। जबकि नेशनल पार्क में क्या करते हैं, हम आवास पर भी बराबर ध्यान देते हैं। तो ये मेनली इसके 4 अंतर हो गए। मेनली कितने अंतर हो गए, 4 अंतर हो गए। अब डिक्लेयर कौन करता है इनको, वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क को डिक्लेयर कौन करेगा, तो करेगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एक तो
प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन निकालेगी, प्रारंभिक नोटिफिकेशन निकालेगी कि क्या नाम से हम इस चीज को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर रहे हैं, और एक निकालेगी फाइनल नोटिफिकेशन। फाइनल नोटिफिकेशन हम जब मुकुंदरा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 2004 में निकल गया था फर्स्ट नोटिफिकेशन, तो लेकिन फाइनल अप्रूवल कब मिला? 9 जनवरी 2012 को पढ़ा था हमने। अब देखो इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या किसी भी चीज को डिक्लेयर कर सकती है क्या? नहीं, पहले इसको क्या लेनी पड़ती है? परमिशन। पहले क्या लेनी पड़ती है? परमिशन। तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है एक भारत का, क्या है? वाइल्ड लाइफ बोर्ड। वाइल्ड लाइफ बोर्ड, उससे अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अब जब किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको तो क्या है, नॉर्मल नोटिफिकेशन से ही कि गवर्नमेंट ने सिंपली एक घोषणा निकाल दी कि भाई हम इस चीज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्या निकाल दी? एक नोटिफिकेशन निकाल के डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बाउंड्री में चेंज करना हो, जैसे मान लो पहले केवल कोटा और बूंदी है, अब इसमें झालावाड़ भी शामिल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पर्टिकुलर प्रॉपर एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा विधानसभा में, उसके बाद ही आप इसकी बाउंड्री में चेंज कर सकते हो। और अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी? वाइल्ड लाइफ बोर्ड से, ठीक है। तो ये हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य। और कल नेशनल पार्क का हमने बेसिक देख ही लिया था। अब देखेंगे कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क, कितने सेंचुरी है, कौन कौन सी सेंचुरी है, और थोड़ी बहुत डिटेल भी देखेंगे, ठीक है। तो राजस्थान में कितनी सेंचुरी है? 27। कितनी है? 27 सेंचुरी। एक एक का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम, तो इसको लिख लो। देखिए आईयूसीएन की कैटेगरी के अनुसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से कैटेगरी में आती है? 4th में, जबकि नेशनल पार्क 2nd में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो नेशनल पार्क आता है धारा 35 के अनुसार, और सेंचुरी आती है धारा 18 के अनुसार। नेशनल पार्क में होती है मानवीय गतिविधियां पूर्णतः निषेध, जबकि यहाँ पर वनोपज का संग्रहण कर सकते हैं सेंचुरी में, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? सीमित मात्रा में चारण भी कर सकते हैं। नेशनल पार्क हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। अब राजस्थान में देखते हैं हम कितने सेंचुरी है। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं टोटल? 37। सबसे पहले बात करते हैं हम अलवर क्षेत्र की। अलवर क्षेत्र की, अलवर क्षेत्र में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है सरिस्का। सरिस्का, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कब डिक्लेयर किया गया इसको? 1955 में। कहां पर है ये? अलवर में। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं। विशेषताएं क्या है यहाँ पर? एक तो दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट, राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट। पहला कहां था? रणथंभौर में, ठीक है। पहला कहां था? रणथंभौर में। इसके अलावा यहाँ क्या क्या है? तो एक तो ये है हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध, हरे कबूतरों व मोरों के लिए प्रसिद्ध, मोरों के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। यहाँ पे 2 पठार मिलते हैं, एक तो क्रोस और कांगड़बाड़ी का पठार। क्या मिलता है? एक तो क्रोस और दूसरा काकणबाड़ी, काकणबाड़ी का पठार, काकणबाड़ी का पठार। यहाँ एक आरटीडीसी की एक होटल भी है, राजस्थान टूरिज्म डेवलप कॉर्पोरेशन, आरटीडीसी की एक होटल है जिसका क्या नाम है? टाइगर डेल, टाइगर डेल, ठीक है। आगे विशेषता देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? भृतहरि जी का मंदिर, भृतहरि जी का मंदिर, पांडुपोल मंदिर, इसके अलावा नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ मंदिर, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं होगी। मेनली क्या ध्यान रखना है? एक तो दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट एक इसलिए फेमस है तो हरे कबूतर और मोरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सा पठार मिलता है यहाँ? क्रोस और कांगड़बाड़ी का पठार। आरटीडीसी की एक होटल है जिसका क्या नाम है? टाइगर डैम। और इसके अलावा भृतहरि, पांडुपुर और नीलकंठ महादेव का मंदिर भी मिलता है। कब डिक्लेयर किया गया इसको? 1955 में। कहां पर है ये? अलवर में। इसको ही एक छोटा सा सेक्शन है जिसको भी हमने डिक्लेयर किया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका नाम है सरिस्का अ, सरिस्का अ नाम दे दिया उसको। थोड़ा सा एरिया और बढ़ा के हमने क्या कर दिया? सरिस्का अ नाम से अलग से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया। एक तो क्या है? सरिस्का, इसको कब डिक्लेयर किया गया? 2013 में,
ठीक है, ये तो कर दिया 1955 में। बाद में थोड़ा ज्यादा एरिया की हमें प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस हुई, तो सर इसका नाम से हमने एक नई सेंचुरी बना दी। ठीक है, इसका एरिया कितना है 3 स्क्वायर किलोमीटर, इसलिए ये क्या है राजस्थान का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कहां पर है, जैसलमेर। क्या नाम है उसका, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। यह आएगा जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र, जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र। जिले कौन कौन से आएंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान में, तो जैसलमेर प्लस बाड़मेर। क्या विशेषताएं हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान की, कब डिक्लेयर किया गया इसको डिक्लेयर किया गया 1981 में। ठीक है, कब डिक्लेयर किया गया 1981 में। जिले कौन कौन से, जैसलमेर और बाड़मेर में। एरिया के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, एरिया कितना है 3162 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और सबसे छोटा क्या है सरिस्का अ, कब डिक्लेयर किया गया 2013 में। अन्य विशेषताएं देखते हैं इसकी, अन्य विशेषताओं में क्या क्या है। यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव मिलते हैं, कौन कौन से वन्य जीव मिलते हैं, तो एक तो चिंकारा और दूसरा गोंडावन। राज्य के पशु और पक्षी दोनों। गोंडावन जिसको क्या कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और बात करते हैं हम, तो यहाँ पर एक घास मिलती है जिसका क्या नाम है सेवण या लीलोण, सेवण या लीलोण, सेवण या लीलोण घास। ये जलपट्टी में मिलती है, जलपट्टी पढ़ा था हमने बीच में, जब गद्गर पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था जलपट्टी के उसे सरस्वती नदी। तो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं जलपट्टी। और यहाँ पर ऐसे सीरीज के रूप में क्या पाई जाती है, लाठी घास पाई जाती है, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, लाठी सीरीज भी कहते हैं इसको। सेवण घास पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं सेवण या लीलोण। अब ये एक सीरीज के रूप में पाई जाती है इसलिए इसको क्या कहते हैं लाठी सीरीज, लाठी सीरीज। सेवण या लीलोण के आगे लिख लो लाठी सीरीज। और इसको ही क्या कहते हैं गोडावण की शरण स्थली भी कहते हैं, लाठी सीरीज को क्या कहते हैं गोडावण की शरण स्थली भी कहते हैं। कौन सी वनस्पति मिलेगी यहाँ पर, पूरा मरुस्थलीय एरिया है तो यहाँ पर कौन सी वनस्पति मिलेगी, मरुद्भिद प्रकृति की वनस्पति, मरुद्भिद प्रकृति की वनस्पति, जीरोफाइट जिसे कहते हैं, जीरोफाइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है राष्ट्रीय मरु उद्यान में, एक है आंकलवुड, आंकल गांव है जैसलमेर का, आंकलवुड फोजिल पार्क, आंकलवुड फोजिल पार्क। ये किसमें राष्ट्रीय मरु उद्यान में ही, आंकलवुड फोजिल पार्क। अगर आंकलवुड फोजिल पार्क की पर्टिकुलर जगह पूछे तो जैसलमेर, लेकिन राष्ट्रीय मरु उद्यान की जगह पूछे तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिले आएंगे, लेकिन आंकलवुड फोजिल पार्क में केवल क्या आएगा जैसलमेर। क्यों फेमस है आंकलवुड फोजिल पार्क, तो ये है जुरासिक काल के लकड़ी के अवशेष, जुरासिक काल के लकड़ी के अवशेष, लकड़ी के अवशेष। ठीक है, वापस से देख लेते हैं। अलवर में कौन सा है सरिस्का, कब डिक्लेयर किया गया 1955 में। विशेषताएं, दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है, पहला चलाया गया था रणथंबोर नेशनल पार्क में। हरे कबूतर और मोरों के लिए प्रसिद्ध है, क्रॉस और काकरबाड़ी का पठार है, आरटीडीसी के एक होटल है टाइगर डेन, क्या नाम है टाइगर डेन। आगे आपके टूरिज्म में एक टॉपिक भी है रीट मेंस में, तो टूरिज्म में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलप कॉर्पोरेशन। बृहदरी, पांडुपुर और नीलकंठ मंदिर भी मिलता है यहाँ पर। अब इसका एक और पोर्शन को हमने वापस से प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया, कब बनाया 2013 में। 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये है राजस्थान का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे छोटा देख लिया तो सबसे बड़ा भी देख लेते हैं कि जिसका क्या नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहां पर है जैसलमेर और बाड़मेर में। कब डिक्लेयर किया गया 1981 में। एरिया कितना है 3162 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन से वन्य जीव मिलते हैं यहाँ पर, चिंकारा और गोंडावन। गोंडावन जो कि जैसलमेर का मस्कट भी है और चिंकारा कहाँ का है गंगानगर का। ठीक है, तो ये दोनों राज्य के पशु और पक्षी दोनों यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एक घास की प्रजाति मिलती है जिसको क्या कहते हैं सेवण या लीलोण। केवलादेव में पढ़ा था हमने ऐंचा घास, ठीक है, केवलादेव में क्या पढ़ा था ऐंचा घास। यहाँ पर क्या है सेवण या लीलोण। अब ये एक सीरीज के रूप में पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं लाठी सीरीज। सेवण या लीलोण इसको ही कहते हैं गोडावण की शरण स्थली। ठीक है, कौन सी वनस्पति मिलेगी मरुद्भिद, जो कटेली वनस्पति है वो मिलती है यहाँ पर, मेनली खेजड़ी नागफन इस तरह की। यहाँ पर एक है आंकलवुड फोजिल पार्क जो किसके फेमस है जुरासिक काल के लकड़ी के अवशेष। अब यहाँ पर एक
राष्ट्रीय मरु उद्यान पूछे तो जैसलमेर और बाड़मेर, और केवल आकल ऊंट फॉसिल पार्क पूछे तो कहां पर आएगा, केवल जैसलमेर में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमने 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली। टोटल कितनी है, 27। टोटल कितनी है, 27। अब अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान कौन कौन से जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर में। कब डिक्लेयर किया गया, 1981। एरिया 3162 स्क्वायर किलोमीटर। राज्य का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे छोटे की बात करें तो सरिस्का कब डिक्लेयर किया गया, 2013 में। एरिया 3 स्क्वायर किलोमीटर। कौन कौन सी विशेषताएं राष्ट्रीय मरु उद्यान की, आकलवुड फॉसिल पार्क, सेवन या लीलोन घास, चिंकारा और गोंडावन, और जीरोफाइट वनस्पति। अब और देखते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने देख लिए अभी हमने, 3। अब देखते हैं ताल छापर चूरू। ताल छापर चूरू, ताल छापर कहां पर है, चूरू में। इसको कब डिक्लेयर किया गया, 1971 में। राष्ट्रीय मरु उद्यान को कब डिक्लेयर किया गया, 1981, और सरिस्का को 1955। सरिस्का को 2013। किस लिए फेमस है ताल छापर, तो काले हिरणों के लिए। किस लिए फेमस है, काले हिरणों के लिए फेमस। इंपॉर्टेंट है, काले हिरण। चूरू का मस्कट भी है काला हिरण। ठीक है, अब यहाँ पर एक घास पाई जाती है, केवलादेव में कौन सी थी, एचा। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन सी थी, सेवन और लीलोन। और एक पौष्टिक घास पाई जाती है जिसका क्या नाम है, मोचिया घास, या माचिया भी लिखते हैं इसको, मोचिया या माचिया घास। ये काले हिरण है, ये इसको खाते हैं, इस माचिया घास को। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। एक तो किसके लिए फेमस है, काले हिरणों के लिए फेमस है, और दूसरी कौन सी घास मिलती है यहाँ पर, मोचिया घास। ये कैसी घास है, पौष्टिक घास है, पौष्टिक घास। पौष्टिक घास जिसको आहार के रूप में काले हिरण इसका सेवन करते हैं। ठीक है, काले हिरण कहां पर पाए जाते हैं, इसका पूरा नाम है वैसे ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य। कृष्ण मृग काले हिरण। ठीक है, तो ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली। अब छोटी छोटी है जिसमें केवल हमने लोकेशन ही याद रखनी है। ठीक है, कहां पर है वो, धौलपुर में। धौलपुर। कितनी है यहां पर, 3। एक का नाम है राम सागर, दूसरा है कनक सागर, राम सागर, वन विहार और केसर बाग। केसर बाग। ठीक है, ये 3 सेंचुरी कहां पर है, एक तो है रामसागर, वन विहार और केसर बाग। आप ऐसे याद रख सकते हो कि धौलपुर में क्या गए, राम गए क्या लेने, केसर लेने वन में। ठीक है, अब ये कब डिक्लेयर किए गए, 1955 में। तीनों का सेम सन है, 1955। और 1955 में क्या है, सरिस्का। कौन कौन सा है, रामसागर, वन विहार और केसर बाग। ठीक है ना, केसर बाग जो बनाया था ये था उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। आगे जब हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें ये मत्स्य संघ के राज प्रमुख भी आएंगे। क्या आएंगे, मत्स्य संघ के राज प्रमुख, केसर बाग, उदयभान सिंह जी के द्वारा। आप कहें वो धौलपुर के शासक, धौलपुर के अंतिम शासक माना जाता है उदयभान सिंह जी को। ठीक है, तो रामसागर, वन विहार और केसर बाग। ताल छापर देखा हमने चूरू में, कब डिक्लेयर किया गया, 1971 में। किसके लिए फेमस है, काले हिरणों के लिए फेमस है। कौन सी घास मिलती है यहाँ पर, मोचिया घास मिलती है। तो आप घास को भी कंपेयर करके पढ़ सकते हो। जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान में सेवन या लीलोन, केवलादेव में एचा घास पढ़ा था, और यहाँ पर कौन सी है, मोचिया घास। कैसी घास है ये, पौष्टिक घास, जिसको कौन खाते हैं, काले हिरण खाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कितनी सेंचुरी देख ली यार, 4 और 3 7 सेंचुरी। तो इसी प्रकार से हम, ये हमारे जो सेंचुरी का क्रम है, पहले हमने नेशनल पार्क देख लिए तीनों, अब हम जो 27 सेंचुरी है वो देखेंगे। तो आज हमने देखी 7 सेंचुरी। आपको कंटेंट कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करके बताइएगा। और यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।